हाय दोस्तों। आज मैं आपके लिए 1985 में रिलीज हुई मार्टिन स्कॉर्सेज़े की डार्क कॉमेडी फिल्म आफ्टर आवर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक रात की ऐसी कहानी है जहाँ एक इंसान सिर्फ घर लौटना चाहता है, लेकिन न्यूयॉर्क की ये रात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाती है, जहाँ हर मोड़ पर सिर्फ केओस, कंफ्यूजन और पागलपन उसका इंतज़ार करता है। चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पॉल हैकेट नाम के एक आदमी से, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहता है। पॉल एक सिंपल और सीधा साधा इंसान है जो एक कॉरपोरेट कंपनी में एमएस वर्ड पर काम करता है। उसकी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग और रूटीन वाली है। हर दिन ऑफिस का काम करना और रात को घर आकर टीवी देखना। लेकिन आज टीवी देखते देखते पॉल कुछ ज़्यादा ही बोर हो जाता है और निकल पड़ता है थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। वो जाकर एक कॉफ़ी शॉप में बैठता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है मार्सी फ्रैंकलिन नाम की एक लड़की से। मार्सी थोड़ी अजीब लेकिन एकदम मिस्टीरियस लगती है। दोनों के बीच छोटी सी बातचीत होती है, जिसमें मार्सी बताती है कि वो सोहो में अपनी एक आर्टिस्ट दोस्त किकी के साथ रहती है, जो एक सफ़ेद मिट्टी जैसे मटेरियल से अजीब और फनी शो पीसेस बनाती है। मार्सी यहाँ सोहो को अलग से इसलिए हाईलाइट करती है क्योंकि सोहो है तो न्यूयॉर्क का ही हिस्सा, पर यह शहर का एक दूसरा कोना है। बातचीत के बाद मार्सी पॉल को अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। पॉल घर लौट आता है। इस वक्त रात के लगभग 11:30 बज रहे होते हैं। पॉल मार्सी का नंबर पाकर काफ़ी क्यूरियस होता है और उसे फ़ोन लगाता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रात जहां हर कदम पर कुछ नया, अजीब और खौफनाक पॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। मार्सी पॉल को अपना एड्रेस बताती है और पॉल उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह एक टैक्सी पकड़ता है, लेकिन ये टैक्सी राइड उसकी इस रात का पहला अजीब एक्सपीरियंस बन जाती है। टैक्सी ड्राइवर इतनी तेज़ी और पागलपन भरे अंदाज में गाड़ी चलाता है कि पॉल के पास जो $20 का नोट होता है वो उड़कर टैक्सी से बाहर चला जाता है। पॉल ड्राइवर से रुकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता और सीधा उसे मार्सी के अपार्टमेंट के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। और अब जब पॉल उसे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि उसका $20 का नोट हवा में उड़ गया है, तो ड्राइवर गुस्सा करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पॉल जैसे ही मार्सी के अपार्टमेंट के अंदर जाता है, उसकी मुलाकात होती है मार्सी की दोस्त केकी से, एक अजीब और थोड़ी डिस्टर्बिंग आर्टिस्ट जो इस वक्त एक चिल्लाते हुए आदमी का स्कल्पचर बना रही होती है। मार्सी घर पर नहीं होती है, तो पॉल किकी से ही बात करते हुए स्कल्पचर बनाने में उसकी मदद करने लगता है। थोड़ी देर बाद पॉल को लगता है जैसे उसकी डेट मार्सी के साथ नहीं बल्कि किकी के साथ हो रही है। वो किकी को शोल्डर मसाज देता है, लेकिन उसी वक्त किकी को नींद आ जाती है और वो खर्राटे मारकर सोने लगती है। और इसी टाइम मार्सी भी अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। पॉल को किकी के पास बैठा देखकर मार्सी उस पर शक करती है, लेकिन पॉल उसे समझा देता है कि वो बस उसके काम में उसकी हेल्प कर रहा था। और इसके बाद मार्सी पॉल को अपने रूम में ले जाती है। पॉल मार्सी को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होता है, लेकिन धीरे धीरे मार्सी का बिहेवियर उसे ऑड लगने लगता है। वो पॉल को बताती है कि पिछली बार उसका बॉयफ्रेंड फायर एग्जिट से घुस आया था और उसने उसका रेप किया था। मार्सी पॉल को अपनी टांग पर उस इंसिडेंट का निशान भी दिखाती है। इसी बीच एक ग्रेग नाम के आदमी का मार्सी के लिए फ़ोन आता है। पॉल ये सब देखकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है और इस वक्त तक रात के 2 बज चुके होते हैं। मार्सी पॉल का मूड फ्रेशन अप करने के लिए उससे एक नियर बाय कैफ़े चलने के लिए कहती है और पॉल मान जाता है। लेकिन निकलने से पहले पॉल की नज़र किकी के उस चीखते हुए आदमी के स्कल्पचर पर पड़ती है और वो देखता है कि किकी ने उस स्कल्पचर के ऊपर जितने भी कागज़ चिपकाए हैं उसमें से एक $20 का नोट भी है। इसके बाद कैफ़े में मार्सी पॉल के ऊपर एक और बॉम्ब गिराती है। वो कहती है कि वो शादीशुदा है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। पॉल जैसे तैसे अपना काम मेंटेन करता है, लेकिन अब वो एक और वियर्ड चीज़ देखता है। जाने से पहले कैफ़े का बार ओनर मार्सी को आंख मारता है और मार्सी भी बदले में उसको आगे से आंख मारती है। पॉल के लिए ये सब समझना मुश्किल हो जाता है। वो कंफ्यूज होता है कि रिएक्ट करे भी या नहीं। अब दोबारा घर आने के बाद पॉल जैसे ही मार्सी को किस करने की कोशिश करता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब तक पॉल मेंटली और इमोशनली थक चुका होता है। जैसे तैसे पॉल मार्सी के साथ अंदर जाता है और दोनों साथ मिलकर एक जॉइंट फूंकते हैं। लेकिन उसी वक्त जब मार्सी किकी से कुछ बात करने के लिए बाहर जाती है, तो पॉल घर में रखी उसकी एक अजीब और डिस्टर्बिंग किताब देख लेता है। ये देखने के बाद पॉल को इतना अजीब फील होता है कि वो बिना कुछ कहे मार्सी को वहीं छोड़कर सीधा घर से बाहर निकल जाता है और पीछे से मार्सी के रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। पॉल अब हर हाल में घर लौटना चाहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ थी।
प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास सिर्फ 97 सेंट्स बचे होते हैं, जबकि सबवे का नया किराया आज ही बढ़ाकर $1.30 हो गया होता है। पॉल टिकट काउंटर पर बैठे आदमी से बार बार रिक्वेस्ट करता है, अपनी सिचुएशन समझाता है, लेकिन वो एक नहीं सुनता है और उसे टिकट देने से मना कर देता है। पॉल फ्रस्ट्रेटेड होकर बिना टिकट के ही स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब एक बाउंसर उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर पॉल चेहरे पर मायूसी लिए स्टेशन से लौट आता है। इसके बाद पॉल एक टर्मिनल नाम के बार में जाता है। वहाँ एक जूली नाम की वेट्रेस उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगती है, लेकिन पॉल उसे इग्नोर करता है। पॉल यहाँ बारटेंडर टॉम से बात करता है और उसे मालूम चलता है कि इस एरिया में आजकल चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। लोग रात भर बाहर निकलकर सड़कों पर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल टॉम से अपनी पूरी सिचुएशन शेयर करता है कि उसके पास घर लौटने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। टॉम थोड़ा तरस खाकर उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पॉल की बदकिस्मती का सिलसिला यहाँ भी उसके साथ ही होता है। टॉम को याद आता है कि उसके पास कैश काउंटर की चाबी नहीं है और वो उसके घर पर ही रह गई है, और अब अगर कैश निकालना है तो चाबी घर से लानी पड़ेगी। टॉम पॉल पर इतना भरोसा नहीं करता है कि उसे अपने घर की चाबी दे दे, तो पॉल उसे बार बार भरोसा दिलाता है कि वो कोई चोर नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है जो बस किसी मुसीबत में फंस गया है। पॉल के ट्रस्ट पर टॉम उसे अपने घर की चाबी दे देता है ताकि वो कैश काउंटर की चाबी ले आए, और बदले में पॉल अपने घर की चाबी टॉम को दे देता है, जस्ट एज अ सेफ्टी एक्सचेंज। इसके बाद पॉल टॉम के अपार्टमेंट में जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद जब वो चाबी लेकर वापस बार की तरफ आ रहा होता है, तभी उसकी नज़र सड़क पर दो आदमियों नील और पेपे पर पड़ती है। ये दोनों एक स्कल्पचर को एक गाड़ी में रख रहे होते हैं। पॉल तुरंत पहचान जाता है कि ये स्कल्पचर किकी का है। वो उन दोनों को रोकता है। नील और पेपे पॉल को देखते ही डर जाते हैं और स्कल्पचर को सड़क पर ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पॉल सीधा टॉम के पास ना जाकर वो स्कल्पचर लेकर वापस किकी के अपार्टमेंट चला जाता है। जब वो किकी को स्कल्पचर लौटाता है तो किकी उसे बताती है कि नील और पेपे उसके दोस्त हैं और उनका स्कल्पचर उठाकर ले जाना एक्चुअली चोरी नहीं था, कि उनका अंदाज ही ऐसा है कि वो लोग चोर लगते हैं। ये सुनकर पॉल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और अब पॉल यहाँ पर एक हॉस्ट नाम के इंसान को देखता है जो कि किकी के साथ रहता है। किकी पॉल से कहती है कि वो मार्सी से जाकर सॉरी बोले। पॉल मार्सी के कमरे में जाता है और उसको सॉरी बोलता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो देखता है कि मार्सी ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया हुआ है और उसका शरीर हिलना बंद हो गया है। पॉल घबरा जाता है और तुरंत किकी को बुलाता है, लेकिन किकी और हॉस्ट पॉल के लिए एक लेटर छोड़कर अपार्टमेंट से जा चुके होते हैं। पॉल मार्सी की हालत देखकर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस के आने से पहले ही जब पॉल दोबारा मार्सी के पास जाता है, तब उसकी नज़र मार्सी की टांग पर बने एक टैटू लाइक मार्क पर पड़ती है। और यहाँ सबसे शॉक करने वाली बात ये होती है कि ये एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन पॉल को टॉम के घर की चाबी की कीरिंग पर भी दिखाई देता है। ये क्रीपी कनेक्शन उसके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। इसी बेचैनी के बीच पॉल जब बालकनी से नीचे झांकता है तो वो देखता है कि सड़क पर लोगों का झुंड इकट्ठा हो गया है। सब लोग उस चोर को ढूंढने निकले हैं जो रात भर नेबरहुड में चोरियां करता है। पॉल को समझ आ जाता है कि अब उसके लिए यहाँ रुकना रिस्की है। वो चुपके से बिल्डिंग से बाहर निकलता है और बिना टाइम वेस्ट किए टॉम के बार के पास पहुँचता है। पॉल की किस्मत एक और उल्टा मोड़ लेती है, क्योंकि अब तक टॉम बार बंद करके कहीं जा चुका था और अब जब पॉल के समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, तभी जूली आकर उसे अप्रोच करती है। जूली का घर बार के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में होता है। जूली पॉल को अपने घर बुला लेती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। थोड़ा सिडक्टिव मूड में होती है, लेकिन पॉल का ध्यान सिर्फ टॉम के बार पर होता है ताकि बार खुलते ही वो टॉम से पैसे ले और घर वापस जा सके। जूली पॉल का स्केच बनाना शुरू कर देती है और पॉल खिड़की से बार की तरफ ही देख रहा होता है, और जैसे ही बार खुलता है तो वो तुरंत जूली को छोड़कर भागता है और बार के अंदर जाता है। यहाँ पॉल और टॉम आपस में कीज़ एक्सचेंज करते हैं, पर जैसे ही पॉल टॉम से पैसे मांगने वाला होता है, टॉम के पास एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर टॉम को ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर पॉल का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि कीरिंग और मार्सी के टांग पर बना स्केच देखकर उसको पहले ही टॉम पर शक हो गया था और अब उसका ये शक यकीन में बदल गया है। पॉल यहाँ टॉम के सामने मार्सी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि अगर टॉम को ये पता चल गया कि पॉल मार्सी को जानता है या फिर वो उसके फ्लैट में था, तो टॉम का पूरा शक उसी पर जाएगा। पॉल तुरंत बार से बाहर निकलता है और फिर से जूली के घर वापस चला जाता है। जूली पॉल की इस बात पर बहुत खुश होती है और उसे एक अजीब सा गिफ्ट देती है, एक स्कल्पचर जैसा आइटम जो कि असल में किकी के बनाए हुए शो पीसेस में से एक होता है।
ये गिफ्ट देखकर पॉल और भी ज़्यादा वियर्ड फील करता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ कनेक्टेड है और वो किसी ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। पॉल तुरंत जूली का घर छोड़ देता है और फिर से बाहर जाता है, लेकिन अब तक बार दोबारा बंद हो चुका होता है। अब पॉल वाकई परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे जिससे वो घर वापस जा सके। कुछ देर सोचने के बाद पॉल टॉम के घर जाता है, लेकिन कोई उसे दरवाज़ा नहीं खोलता और उस बिल्डिंग के लोग उसे चोर समझकर वहाँ से दौड़ा देते हैं। सब लोग पॉल के पीछे भागते हैं और पॉल सड़कों पर इधर उधर भागता है और अपनी जान बचाता है। और को भागते भागते अचानक याद आता है कि किकी के स्कल्पचर पर $20 का नोट चिपका हुआ था। याद आता ही वो तुरंत वापस किकी के अपार्टमेंट में जाता है और चुपके से वो स्कल्पचर से $20 का नोट चुरा लेता है। उसके बाद वो फिर से भागता है, लेकिन रास्ते में उसी टैक्सी ड्राइवर से टकरा जाता है जो उसे आज रात सोहो लेकर आया था। यहाँ टैक्सी से एक लड़की गेल उतरती है। पॉल उस पर ध्यान नहीं देता है और टैक्सी ड्राइवर को $20 का नोट दिखाते हुए कहता है, देखो मुझे ये वापस मिल गया। टैक्सी ड्राइवर तभी उससे वो नोट छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। पॉल ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। गेल यहाँ पॉल को उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहती है और पॉल अपनी हालत को देखते हुए उसके साथ चलना ही बेहतर समझता है। पॉल अपने ऊपर गुजरी सारे परेशानी गेल को बता देता है। गेल एक ट्रक ड्राइवर होती है जो पॉल की बात समझकर उस पर तरस खाती है और उसे अपनी ट्रक से घर छोड़ने का फैसला करती है। इसके बाद जब ये दोनों ट्रक की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में गेल एक पोस्टर देखती है। पोस्टर देखने के बाद ही गेल को समझ आ जाता है कि पॉल ही वो चोर है जिसे सब ढूंढ रहे हैं। बिना कुछ कहे पुलिस स्टाइल विसल बजाकर लोगों की भीड़ को सिग्नल देती है और अगले ही मोमेंट में शहर भर की भीड़ पॉल के पीछे पड़ जाती है। पॉल जान बचाने के लिए भागता है और गेल भी उन्हीं लोगों के साथ ट्रक से उसका पीछा करती है। पॉल किसी तरह एक जगह छुप जाता है और कुछ देर बाद सड़क पर चलते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सज़ा दी जा रही है। और तभी पॉल की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो सड़क किनारे जा रहा होता है। पॉल उस आदमी से अपनी सारी परेशानी बताता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ पॉल टेलीफोन से पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसकी जान खतरे में है और लोग उसे चोर समझ रहे हैं, लेकिन पुलिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और फ़ोन काट देती है। पॉल फ्रस्ट्रेशन में स्ट्रेंजर को अपनी रात की पूरी कहानी बताने लगता है और इसी बीच वो खिड़की से जूली को दीवारों पर पोस्टर्स लगाते हुए देखता है। पॉल उसे आवाज़ देता है, लेकिन जूली उसे देखते ही वहाँ से निकल जाती है। पॉल तुरंत नीचे जाकर वो पोस्टर्स देखता है और अब जो वो देखता है तो उसका पूरा दिमाग चकरा जाता है। जूली पॉल का स्केच के नीचे चोर और वांटेड लिखकर जगह जगह पोस्टर्स चिपका रही होती है। ये वही स्केच होता है जो जूली ने अपने घर पर पॉल के लिए बनाया था और अब पॉल के समझ आता है कि पूरे शहर की भीड़ उसके पीछे क्यों लगी हुई है। अब इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, यहाँ फिर से भीड़ उसे देख लेती है और एक बार फिर पॉल भागने लगता है। भागते भागते वो टॉम के पास पहुंचता है। पॉल टॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे और कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। अगर मैं चोर होता तो तुम्हारे घर से ऑलरेडी चोरी कर चुका होता। पॉल को लगता है कि टॉम उसकी मदद ज़रूर करेगा। इसी बीच एक लड़की आकर पॉल को बर्लिन क्लब का एंट्री कार्ड देती है और फिर पॉल जब विंडो के बाहर देखता है तो वो देखता है कि टॉम बाहर जमा हुई भीड़ को इशारा दे रहा होता है कि पॉल अंदर ही है और पॉल यहाँ फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है। पॉल सड़कों पर भाग रहा होता है और अब उसके हाथ में जब बर्लिन क्लब का एंट्री कार्ड होता है तो वो इधर उधर ना जाकर अपनी जान बचाने के लिए सीधा वहीं पहुंचता है। क्लब में इस टाइम तक बहुत ही शांति होती है और सिर्फ एक दो लोग ही होते हैं। क्लब में पॉल की मुलाकात एक ओल्ड वुमन जून से होती है। पॉल जून को अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि इस वक्त वो अंदर से कितना टूट चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो इस रात के भंवर से कैसे बाहर निकले। और तभी बर्लिन क्लब के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि उनको शक हो गया था कि पॉल क्लब के अंदर ही है। बारटेंडर बाहर आकर भीड़ को समझाने की कोशिश करता है कि बार अब बंद हो चुका है और वो लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। वो फोर्सफुली अंदर घुसने लगते हैं। जून तुरंत सिचुएशन समझ जाती है। वो पॉल को इस बार के बेसमेंट में बने अपने फ्लैट में ले जाती है, क्योंकि ये उसका प्राइवेट एरिया होता है जहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन मॉब का गुस्सा सिर्फ बार तक सीमित नहीं रहता। जब उन्हें ये पता चलता है कि बेसमेंट में भी कोई रहता है तो वो लोग बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। जून को ये अंदाज़ा होता है कि अगर पॉल को ज़िंदा बचाना है तो उसे कुछ नया करना पड़ेगा। वो पॉल को एक लिविंग स्कल्पचर में बदल देती है। उसके पूरे शरीर को प्लास्टर से रैप कर देती है और ऊपर से न्यूज़पेपर कटिंग्स चिपका देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किकी अपने स्कल्पचर्स के ऊपर करती है। इस वक्त तक पॉल लिटरली एक जिंदा स्कल्पचर बन चुका होता है।
मॉब बेसमेंट का चप्पा चप्पा देख लेती है, लेकिन जब उन्हें सिर्फ एक बूढ़ी और उसका आर्ट पीस दिखाई देता है तो वो लोग माफ़ी मांगकर वापस चले जाते हैं। जून अब जैसे ही भीड़ का जायजा लेने के लिए ऊपर जाती है, उसी वक्त नील और पेपे बेसमेंट में आ जाते हैं। दरअसल ये चोर ही होते हैं। वो प्लास्टर्ड पॉल को एक स्कल्पचर समझकर चुरा लेते हैं और पॉल को अपनी वैन में रखकर वहां से निकल जाते हैं। पॉल सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब बिल और पेपे अपनी वैन से न्यूयॉर्क तक आ जाते हैं और अब सुबह के वक्त जब पॉल के ऑफिस के मोड़ पर वो शार्प यू टर्न लेते हैं, तब वैन का बैक डोर खुल जाता है और पॉल गाड़ी के अंदर से रोड पर गिर पड़ता है। गिरने के साथ ही पॉल की बॉडी पर लगा पूरा प्लास्टर टूट जाता है और वो एक बार फिर से आज़ाद हो जाता है। पॉल उठता है, प्लास्टर झाड़ता है और चुपचाप ऑफिस के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाता है, अपनी डेस्क पर पहुंचता है और उसका कंप्यूटर स्क्रीन उसे वेलकम करता है। पॉल बस एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन को देखता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि ये रात एक नाइटमेयर थी या फिर एक अजीब, एब्सर्ड, इमोशनल रोलर कोस्टर जिसमें वो गलती से फंस गया था। और इसी कंफ्यूजन के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की। मूवी में एक सिंपल सी डेट ने पॉल की ज़िंदगी को एक नाइटमेयर में बदल दिया और जब सुबह हुई वो वापस था उसी कुर्सी पर जिस पर वो डेली बैठता है, लेकिन थोड़ा और थका हुआ, थोड़ा और समझा हुआ। आफ्टर आवर्स दिखाती है कि ज़िंदगी से भागना आसान लगता है, लेकिन कभी कभी वही भाग दौड़ और गहरा दलदल बन जाती है। और जब सब खत्म होता है तो हम वापस वो इंसान नहीं रहते, क्योंकि हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।